चलो बच्चों लोग, आज तुम लोग को कुछ नोट करना है, इसलिए थोड़ा सा कॉपी और पेन भी लेके बैठना, सिर्फ सुनना नहीं है। कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, थोड़े बहुत ज्यादा हार्ड तो एसएससी वगैरह में क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं, लेकिन मोल्स के बारे में थोड़ा हम डिटेल बता दे रहे हैं ताकि अच्छे से आप लोग कर सके, क्वेश्चंस कभी छूटे नहीं। चलो देखो मोल कंसेप्ट के बारे में। कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ देखो, मोल कंसेप्ट का मतलब ये होता है आपके पास है, अगर मान लो कि अगर मैंने बोला कि 1 मोल, 1 मोल ऑफ कुछ भी आप बोलिए, अगर 1 मोल अगर मान लो कि हम एटम्स बोलते हैं, कुछ भी चीजें आप बोलोगे जिसमें इंक्लूड करोगे वही उसका वैल्यू देगा। तो 1 मोल इज इक्वल टू, याद रखना सिर्फ इतना ही होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। जो बोलेंगे आप एटम बोलेंगे, 1 मोल ऑफ एटम, तो ये एटम्स की वैल्यू बता देगा। अगर आप बोलेंगे 1 मोल्स मेरे पास CO2 है, तो CO2 तो एक मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स की वैल्यू भी बता देगा, ये इतना ही होगा उसके अंदर। अगर आपके पास 1 मोल सोडियम आयन है, तो ये जो वैल्यू बताएगा ये आयंस की भी वैल्यू बता देगा। मतलब आप जिस टर्म में बोलिएगा उस टर्म में मोल्स निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा 1 मोल, 1 मोल ऑफ, मान लो कि मेरे पास कैल्शियम है, तो हमारे पास कैल्शियम के कुल कितने एटम्स है? तो क्या बोलेंगे आप लोग? 1 मोल ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23। तो इसको शॉर्ट में बच्चे लोग याद रखना, बुक वगैरह में आप देखोगे ना, Na से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी बार बार लिखनी रहती है। लेकिन आप उसका मतलब ये नहीं कि आप Na की वैल्यू नहीं याद रखेंगे, याद तो रखेंगे हमेशा। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि Na एटम रहेगा आपके पास, Na एटम ऑफ कैल्शियम। Na बोले तो 6.0 टू 10⁻23 होता है। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 के अंदर अगर मेरे पास CO2 का 1 मोल है, तो कुल कितने CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे? क्योंकि CO2 एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, एटम के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में है। तो फिर से आपको बोलना पड़ेगा, मेरे पास 1 मोल ऑफ CO2 मतलब हो गया कि मेरे पास Na मॉलिक्यूल्स हैं, किसके? CO2 के। और क्वेश्चन में आपसे मॉलिक्यूल्स ना पूछ के अगर एटम पूछ लिया, यानी ऐसे पूछ देगा कि 1 मोल CO2 में हाउ मेनी एटम्स, तब क्या बोलोगे इसमें? 3 into Na molecule of CO2, Na हाँ, atom of CO2। चलो ठीक है, वेरी गुड है। 1 मोल ऑफ CO2 अगर बोले तो पहले तो आप उसको मॉलिक्यूल्स बताओगे कि Na मॉलिक्यूल्स हैं, और एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 एटम है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 एटम है, तो Na मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 में मल्टीप्लाई कर देना Na का, तो यही हमारा हो जाता है एटम। तो मोल कंसेप्ट में याद रखना है कि क्वेश्चन मॉलिक्यूल्स में देख के एटम में पूछ सकता है, मॉलिक्यूल्स में देख के मॉलिक्यूल्स में पूछ सकता है, तो नंबर हमेशा सेम ही रहता है। मोल्स अगर कह दिया तो मोल्स का मतलब यही होता है आपके पास है 6.0 10 की पावर 23 एटम्स। मॉलिक्यूल्स बोलेगा तो मॉलिक्यूल्स, आयंस होगा तो आयंस। अगर मॉलिक्यूल्स देखकर अगर एटम पूछेगा तो पहले आप मॉलिक्यूल्स देख लीजिए कितना है, और आप ये चेक कर लो कि 1 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स है, उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हम बोल दें कि 1 मोल मेरे पास ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है आप लोग को? है C6H12O6। हाँ, वेरी गुड। तो 1 मोल ग्लूकोज के अंदर हाउ मेनी एटम्स बताइए? (24 into Na)। गुड, 24 Na होगा। देख लो बच्चे लोग ध्यान से, इसमें देख लो पहले मोल लिख दिए, तो इसका मतलब है कि आपके पास इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब ये इतने पार्टिकल्स किसके होंगे? ग्लूकोज के होंगे। और आपसे पूछा गया कि एटम्स कितना होगा, तो 6 कार्बन का होगा, 12 ऑक्सीजन का, सॉरी 12 हाइड्रोजन का होगा, 6 टोटल आप काउंट कर लोगे तो 6 6 12 12 12 24, यानी कि 24 Na। यानी कि मोल्स में अगर देकर अगर एटम्स में मॉलिक्यूल्स के नंबर्स रहेंगे, अगर एटम में पूछ देगा तो बस आप जितने नंबर्स हैं यहाँ पर गिन लेना कितने एटम्स के, बस आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है। तो ये हम लोग सिंपल सा क्वेश्चंस मालूम कर सकते हैं मोल से एटम में जाने के लिए। और देखो दिखा रहे हैं, और भी एक और मोल्स के एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है। मोल्स इज इक्वल टू होता है बच्चे लोग गिवन मास बटे में मोलर मास, इससे भी हम लोग मोल भी निकाल सकते हैं। गिवन मास बटे मोलर मास से हम लोग मोल्स फाइंड कर सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल हम बोले कि मेरे पास 18 ग्राम H2O है,
तो हमारे पास कितने मोल्स हुए? 18 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होंगे? पुट कीजिए सीधे, मोल्स के लिए फॉर्मूला चाहिए तो आपको, तो क्या लिखोगे? मोल इज इक्वल टू 1 मोल। गिवन मास पुट कर दो ऊपर, 18 रखोगे, मोलर मास कितना रखोगे? 18। वाटर का मोलर मास निकाल दो। हाँ, वेरी गुड। हाइड्रोजन का आपके पास 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, टोटल हो जाएगा 18। तो इसका मतलब हो गया 1 मोल्स। आपके पास छोटे-छोटे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं उसमें। 1 मोल्स आपके पास मोल्स के नंबर पूछ सकते हैं कितना होगा ग्राम में देकर। तो मोल से भी पूछा जा सकता है, एटम से भी पूछा जा सकता है। तो आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, आप कभी भूलिएगा मत, उसको ध्यान में रखिएगा तो आसानी से हर क्वेश्चंस का आंसर हम लोग कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। जैसे मान लो आपके पास कभी भी क्वेश्चंस के अंदर मोल्स दिया रहे और मोल से अगर वो एटम में मांगा जाए, पूछा जाएगा कि मेरे पास मान लो 5 मोल्स वाटर है तो कुल कितने एटम्स है, तो आपको कुछ करना नहीं है। मोल से अगर एटम में जाना तो बस Na से मल्टीप्लाई कर दो। Na मतलब 6.02, वही हम लोग 10^23। अगर एटम से कभी मोल में आना है तो बस डिवाइड कर देना। एक सिंपल सा कन्वर्जन बता रहे हैं। कभी भी मोल्स देके आपसे एटम में पूछ लेगा तो उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर का, और एटम्स देकर अगर मोल्स में पूछे तो सिर्फ डिवाइड कर देना एवोगाड्रो नंबर्स की वैल्यू को। Na को बच्चे लोग एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। 6.022 into 10 की पावर 3। ये 1 मोल्स के तो इक्वल होता है, इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है, एवोगाड्रोस नंबर। और इसके जस्ट अपोजिट भी देख लो आप लोग। अगर मोल से जाना, अगर मास के अंदर मान लो मोल्स देकर पूछ दिया जाए मास कितना मास होगा, तो मोल देके मास पूछ दिया जाए, यही वाला फॉर्मूला आपके पास होगा, गिवन मास बटा मोलर मास। तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है उसके मोलर मास से। मोल से अगर मास में जाना होगा तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मास दिया रहेगा मोल्स में आना, देखो मास दिया था इस क्वेश्चन में, मोल्स में आना था तो हमको मोलर मास से डिवाइड करना पड़ा था। तो बस ये कन्वर्जन आपको याद रहेगा तो आप कभी भी मोल्स के क्वेश्चन में कभी नहीं कंफ्यूज होगे। मोल से एटम में जाना है तो क्या करना है? बस Na से मल्टीप्लाई करना है। एटम से मोल में अगर आना है डिवाइड करना होगा। मोल से मास में जाना है तो मल्टीप्लाई करो मोलर मास से। मास से अगर मोल्स में आना होगा तो डिवाइड करते हैं सिंपली मोलर मास से, बस। अगर मान लो कि तुम दे दिया जाए 50 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल्स होंगे? देखो तो क्या बोलोगे? हम 0.5। 0.5, चलो वेरी गुड। आपके पास गिवन मास है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना था मोल्स। देखो मास से मोल में जाना, यही चीज हो गया, मास से मोल में जाना है। मोलर मास से बस डिवाइड कर दीजिए इसमें। अब मोलर मास किसका निकालना है? तो CaCO3 का। Ca का मास 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, सबको कैलकुलेट कर लो, 100 आ जाएगा आपके पास, और 100 ही आप पुट कर दोगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 0.5। क्वेश्चंस हार्ड नहीं रहेगा बच्चे लोग, लेकिन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं बस, तो इतने आपको बस ध्यान रखने होंगे और कुछ नहीं मोल कंसेप्ट के अंदर। अब देखो इसमें मोल कंसेप्ट के अंदर तो हमारा ये चीज सब चीजें क्लियर हो गई। कुछ चीजें और भी बता दे रहे हैं, जैसे जरूरत पड़ जाएगी कभी, क्योंकि क्वेश्चंस हो सकता है डे बाय डे क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो टफ करने का कोशिश तो करता ही है, थोड़ा बहुत ऐड करने का, कुछ कुछ नई चीजें। तो हमारे पास देखिए एक होता है आइडियल गैस इक्वेशन, और सबको पता है आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT होता है। ये एक नंबर के क्वेश्चन में डाल सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। दूसरी बात देखो बता रहे हैं इसके अंदर, आपसे डायरेक्टली पूछ देगा वॉल्यूम एट STP बताओ। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है कि पहले STP का मतलब क्या होता है, उसके बाद तो वॉल्यूम समझोगे। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है कि कुछ चीजें जो होती है वो फिक्स होती है। अगर STP लिखा हुआ कहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि कोई चीजें फिक्स है। कुछ चीजों को फिक्स कर दोगे तो उसको बोलते हैं STP। क्या चीजें फिक्स रहती है? तो टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पर एक नंबर में डाल दिया जाए कि STP पर बताओ प्रेशर कितना रखा जाता है, STP पर वैल्यू फिक्स है, प्रेशर 1 atm रखा गया है। हालांकि ये पहले का है,
अब तो नया जो टर्म आ गया उसके अकॉर्डिंग 1 बार माना जाता है। ये बहुत पहले का था, इसको हटाइए दीजिए, याद ही मत रखिए। हॉट टेम्परेचर पहले का कितना रहता था? वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता था। तो टेम्परेचर को माना गया था 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर को तो खैर 1 एटीएम ही माना गया था, लेकिन अब नया जो आप बुक में देखोगे तो बार के टर्म में यूज किया जाता है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से अगर मुझे यहाँ से वॉल्यूम निकालना होगा 1 मोल के लिए, तो याद रखना इतना आता है 22.4 लीटर। ये बस आपको ध्यान रखने वाला चीज है एक नंबर में कि वॉल्यूम एट एसटीपी पर कितना आएगा। तो एसटीपी का आप इसी फॉर्मूला पे पुट करते हो, प्रेशर पुट कर दोगे इसके अंदर 1 एटीएम, वॉल्यूम निकालना है, मोल्स आपको पुट करना है 1, क्योंकि 1 मोल्स के लिए मालूम कर रहे हैं। आर गैस कांस्टेंट होती है, आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। टी आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, सब कुछ पुट कर दोगे, वी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 22.4 लीटर। और ये आपके पास जो वॉल्यूम है वो एमएल में भी दिया जा सकता है, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1 मिनट 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, ये आपका ml हो जाएगा 22400। तो ये वॉल्यूम एट एसटीपी ध्यान में रखना, कभी कभी क्वेश्चन इससे एक नंबर में दिए जा सकते हैं क्या होता है। चलो हमारा मोल कंसेप्ट हो गया कंप्लीट। मोल कंसेप्ट में बस इससे ज्यादा और कुछ आपको हार्ड नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे कुछ आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब सारी चीजों के ऊपर। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? नाम सुने होंगे सब लोग। आइसोटॉप्स का मतलब हम लोग बोलते हैं एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटम विथ सेम एटॉमिक नंबर, क्या ऐसा कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है? जैसे हम लोगों ने तो पढ़ा है, कार्बन पढ़ते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सिर्फ 12 ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि 12 है, कुछ और बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आप 7, सॉरी कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 नहीं होता, 6 होता है। नाइट्रोजन पढ़ते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 7 बोलते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है आइसोटॉप्स के बारे में बोल रहे हैं कि वैसे कोई भी एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहे बट मास नंबर डिफरेंट रहे? तो ऐसे होते हैं नेचर में। आप जाओगे नेचर में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आप एटॉमिक नंबर उसके अंदर चेक करोगे, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल हमेशा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कभी कभी डोनेट भी किए जा सकते हैं, गेन भी किए जा सकते हैं। तो उस कंडीशन में तो फिर एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होता है। कोई भी अगर आपके पास एटम न्यूट्रल होता है तब उस समय एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ऑलवेज हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? तो कहेंगे जिसके सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट मास नंबर हो। तो ऐसे नेचर में एग्जिस्टेंस करते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लो कि हम अगर हाइड्रोजन के ऊपर ही बात करें तो हाइड्रोजन का सबको मालूम है कि एटॉमिक नंबर आप लोग बोलते हैं कितना है, 1 बोलते हैं। हाइड्रोजन का हर जगह एटॉमिक नंबर, लेकिन वास्तव में हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। अब नेचर में जाके चेक करोगे तो आपको हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटॉप्स मिलेंगे। 3 आइसोटॉप्स का मतलब क्या है? 3 आइसोटॉप्स का मतलब है कि सबके एटॉमिक नंबर सेम नहीं होंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट हो भी सकते हैं। अब कैसे कैसे? तो 3 हाइड्रोजन 3 आइसोटॉप्स के बारे में आपको बता रहे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोजन के लिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान में रखना। आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें से सबसे फर्स्ट में क्या आता है बच्चे लोग? ड्यूटेरियम। प्रोटियम। अच्छा सॉरी, प्रोटियम। हाँ प्रोटियम। ठीक है ठीक है। और सेकंड बोलो? ड्यूटेरियम। 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 और थर्ड क्या होता है हमारा? ट्राइटियम। ट्राइटियम। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर बताइए। 1, मास नंबर 1। एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1। ड्यूटेरियम 1 मास नंबर 2। 2। हाँ आपके पास। और ट्राइटियम में एटॉमिक नंबर 1 3। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं, अगर ऐसे क्वेश्चन मान लो आइसोटॉप्स पूछ दिया तो समझ में आ गया, सेम एटॉमिक, अच्छा मैं उल्टा बोल रहे थे क्या कब से? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। हम आपसे ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, फिर ऐसा कौन सा एटम्स है या आइसोटॉप्स, कुछ भी पूछ सकते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 है।
प्रोटियम। याद रखना बच्चे लोग, इकलौता मात्र यही है प्रोटियम जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं है। अगर न्यूट्रॉन चेक करोगे तो न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पर देखो नीचे वाले को लिखते हैं क्या हम लोग, एटॉमिक नंबर, ऊपर वाले को लिखते हैं मास नंबर। एटॉमिक नंबर नीचे वाले को कहा जाता है, और याद रखना एटॉमिक नंबर हमेशा इक्वल होता है प्रोटॉन्स के, ठीक है, और ऊपर वाला होता है मास नंबर। और मास नंबर क्या होता है, आपको क्या बताए थे, एटम का जो मास होता है वो किसके किसके इक्वल होता है, वो किस पर डिपेंड कर रहा होता है, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। हाँ, उसके न्यूक्लियस पे यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर मान लो मुझे अगर निकालना होगा कि न्यूट्रॉन्स कितना है, तो न्यूट्रॉन्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम मास में से प्रोटॉन के नंबर को घटा देते हैं। मास बच्चे लोग ऊपर होता है, प्रोटॉन्स होता है नीचे, क्योंकि प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। तो ये दोनों में माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन 0। पूछा जाए ड्यूटेरियम में कितना न्यूट्रॉन्स है, 1। ट्राइटियम में कितना होगा, 2। तो ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो दिखाई पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले को बोल देंगे, प्रोटॉन्स भी नीचे वाले को बोल देंगे, मास ऊपर वाले को बोल सकते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन्स के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि मास नंबर में से माइनस करना पड़ता है प्रोटॉन्स के नंबर। मास नंबर वाले को ऊपर बोलते हैं, प्रोटॉन नीचे वाले को माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन्स नंबर। तो याद रखना प्रोटियम एक ऐसा, आपकी प्रोटियम इसका नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसके अंदर आप देखोगे कि एक भी न्यूट्रॉन्स ही नहीं पाया जाता। इसके अंदर न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है। तो सिर्फ जब प्रोटॉन एक भी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि प्रोटॉन भी होता है न्यूट्रॉन भी होता है, और इसके अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इसके पास प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स है, इसलिए इसका नाम इसी तरह से प्रोटियम पड़ गया हुआ है। तो ये तो आपके पास हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है, ये थोड़े फेमस है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आइसोटॉप्स के बाद नेक्स्ट आपके पास सिर्फ यही नहीं है, आपके पास है और भी देखोगे, क्लोरीन के भी आइसोटॉप्स होते हैं। क्लोरीन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 2। कौन कौन, 17Cl35, 17Cl37। गुड। एक 35 और एक 37, ये आपके पास दो तरह के आइसोटॉप्स होते हैं, ध्यान रखना बच्चे लोग इसमें। यही दोनों आइसोटॉप्स की वजह से आप जब इसका मासेस निकालते हो तो 35.5 के लगभग आ जाता है। ऑक्सीजन के भी आइसोटॉप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। एटॉमिक नंबर आपके पास स्टार्टिंग कर दे रहे हैं तो 8 तो खैर सबके लिए लिखोगे, लेकिन मास चेक करोगे तो इसका 16 भी होता है, 17 भी एग्जिस्ट करता है, 18 भी एग्जिस्ट करता है। कार्बन की भी चेक करोगे तो कार्बन में भी होता है, कार्बन के अंदर भी आप निकालेंगे तो सी तो सबका 6 तो सबका सेम ही होगा, लेकिन मास चेक करोगे तो 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। तो ये सब आइसोटॉप्स होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर हर जगह सेम होते हैं, बट मास नंबर निकाल के चेक करेंगे तो अलग अलग डिफरेंट आने लगेंगे। अब देखो आइसोटॉप्स तो हमारा हो गया कंप्लीट। आइसोटॉप्स के बाद होता है आपके पास एक आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है बच्चे लोग, मास नंबर सेम था लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। मास नंबर आपके पास सेम होंगे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। तो ऐसा कोई एग्जांपल जो आपके पास लगता है मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। मैम पोटेशियम कैल्शियम, आर्गन कैल्शियम। आर्गन कैल्शियम हो जाता है। आर्गन जो आपके पास होता है दोनों का एटॉमिक नंबर इधर अलग है 18 है, इसका 20 है, लेकिन निकालोगे तो ये भी अप्रोक्स 40 है। पोटेशियम भी 39.9 है, मतलब वो भी अप्रोक्स 40 ही है, और ये भी अप्रोक्स में से 40 होते हैं। तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होते हैं लेकिन मास नंबर हो जाते हैं सेम। तो उस तरह के आपके पास जो भी एटम्स होंगे उसको बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार को पहचानने का तरीका है मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। नेक्स्ट होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बच्चे लोग सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करना है तो एग्जांपल से देखो, अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस है तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10। एटॉमिक नंबर 7 होता है, 3 माइनस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो कुल मिला के यहाँ पर 10 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के ऊपर अगर 2 माइनस है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 10। एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन गेन, टोटल हो गया 10।
फ्लोरीन के ऊपर एक माइनस, 9 एटॉमिक नंबर, एक गेन हो गया, फिर से 10। नियोन, इसका तो ऑलरेडी 10 होता है। सोडियम प्लस, तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो फिर से बच गया, इसके पास भी 10। मैग्नीशियम 2 प्लस, 12 एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, फिर से 10। एल्यूमिनियम 3 प्लस, ये सब जितने देख रहे हो ना, ये सब के सब क्या होते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्यों इनका नेम पड़ा हुआ है? सब में इलेक्ट्रॉन सेम है। सिर्फ यही एग्जांपल नहीं हो सकता, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आपको बताएं कि क्वेश्चन मान लो कि फाइंड करने के लिए कि कौन सी स्पीसीज के अंदर आइसोइलेक्ट्रॉनिक नेचर है, तो आपको बस देखना है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, नेगेटिव होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करके बताएंगे, पॉजिटिव होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन को निकाल कर बताएंगे बाहर। देखो अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक के बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा होता है उसको बोलते हैं आइसोटोन। आइसोटोन में क्या सेम होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपका यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम कहाँ कहाँ हो सकते हैं अगर हमें चेक करना होगा, तो एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर आपके पास 8, मास नंबर लेते हैं 16, फिर कार्बन को ले लेते हैं, कार्बन नाइट्रोजन ले लीजिए, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 50। इसमें देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, कैसे बताए थे निकालने के लिए? मास में से प्रोटॉन को घटाएंगे तो 8, यहां से भी घटा के चेक करो, ये भी 8। कहोगे कि नाइट्रोजन का तो एटॉमिक मास 14 होता है, लेकिन आइसोटॉप्स में तो 15 भी होते हैं ना, इसलिए ये भी चलता है सब। तो ये जो आपके पास दोनों होंगे उसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उसको आइसोटॉन्स बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाए। तो इस तरह से आइसोटोन्स, आइसोबार, आइसोटॉप्स, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखो हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ रिएक्शंस पढ़ने होते हैं। तो देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या है, इसको ध्यान से बस समझते रहो, ये सब इजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये बताता है, जैसे मान लो कि आप एक रिएक्शंस बना रहे हो या फिर कोई कंपाउंड्स बना रहे हो, तो एक रिएक्शंस के अंदर एक रिएक्शन को करने के लिए, कंपाउंड को बनाने के लिए हमें कौन कौन से लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, तो उसी को आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसमें से फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या हो जाएगा? Matter can neither be created nor destroyed. वेरी गुड। देखो ये अल्लाह हमें ये बताता है कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं, इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर आप जितने रिएक्टेंट के अमाउंट को लेके चलोगे, जितना रिएक्टेंट का वेट रहेगा, सेम प्रोडक्ट बनने के बावजूद भी वही वेट रहेगा, वो चेंजिंग नहीं आता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसके अंदर आपने कुछ क्वांटिटी में जो भी मटेरियल्स यूज किया है और जितना उसका वेट है, वो रिएक्शंस होने के बावजूद भी वेट सेम रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जैसे सपोज करो कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है और आपने इसको हीट कर दिया, CO और CO2 में ब्रेक हो गया, तो जितना मास इसका स्टार्टिंग में आपने लेके चले होंगे, ये दोनों के मास को लेके ऐड कर दोगे, तो कहता है कि दोनों का मास, रिएक्टेंट का मास जो कि रिएक्शन से पहले था, आफ्टर रिएक्शन जो उसके बाद मास, जो उसका मास है, वो दोनों ही मास सेम होगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आप चेक करोगे तो ऐसे तो मास निकालोगे तो इसका तो 100 ही आता है, और ये आप करोगे तो 40 और 16 आपका हो जाएगा 56, 44। तो ये भी ऐड करेंगे तो वही रह जाएगा, इसमें कोई खास चेंजिंग नहीं आने वाला है। तो ये सबसे पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट, डेफिनिट बोल दो या फिर इसको बोलते हैं कांस्टेंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो इस लॉ से हमें क्या मिलता है, तो लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बताता है कि आप कोई भी अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके आप जब कंपाउंड बना रहे होते हैं, जैसे मान लो कि आपने H2O बनाया, तो H2O अगर आपने मान लो कि कंबाइन करने के लिए आपको हाइड्रोजन लिए होंगे, आपने उसमें ऑक्सीजन लिए होंगे, उसके मास का क्या किया होंगे आपने, एक रेशियो लिया होगा,
इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसका मास निकालोगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, और इसके जो मास का रेशियो लोगे चलोगे 1:8 है, ये हमेशा फिक्स होगा। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी अगर आपके पास आप कंपाउंड यूज करते हैं, उस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स जो आप कंबाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके मास का रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट एवरी रिएक्शन। किसी भी रिएक्शंस के अंदर ये मास का जो आपके पास रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। CO2 लोगे, किसी भी रिएक्शन के थ्रू बनाओ, चाहे वाटर आप किसी भी रिएक्शन से बनाइए, चाहे वाटर आप क्यों ना डायरेक्टली कंबाइन करके बनाए H2 + 1/2O2, यहाँ पर जो H2O बनेगा उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो निकाल के चलो 1:8 ही आएगा। और या फिर आप किसी और रिएक्शन के थ्रू बनाओ, जैसे कि कंबशन करके भी हम बना सकते हैं CO2 और H2O। आप किसी भी मेथड से H2O फॉर्म कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उसमें कंबाइन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 होगा। ये कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि आप कोई भी कंपाउंड बनाते हैं उसमें जो एलिमेंट्स जो आप यूज करते हैं और एलिमेंट का जो मास होता है उसका जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। थर्ड देखो, थर्ड होता है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखो इस लॉ से हमें क्या मिलता है। ऐसे टोटल आपके पास 5 लॉज होते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमसे ये बोलता है, जैसे मान लो कि आपके पास 2 तरह के एलिमेंट्स हैं, सपोज कार्बन ऑक्सीजन, 2 तरह के एलिमेंट को कंबाइन करके आपने मोर देन 1 प्रोडक्ट बनाया। मुझे पता है कि C और O को कंबाइन करेंगे तो एक कंपाउंड CO2 भी बन सकता है, दूसरा कंपाउंड CO भी बन सकता है। तो कह रहा है कि इसके अंदर कि मान लो कि कोई भी 2 एलिमेंट को मिक्स करके आप 2 कंपाउंड बनाओ या मोर देन 2 कंपाउंड बनाओ। कंपाउंड बनाने के बाद इसमें किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो। तो एक काम करते हैं, पहले कार्बन का मास यहाँ लिख देते हैं 12, ऑक्सीजन का मास हो जाएगा यहाँ पर 32। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16। तो किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो, मतलब सेम कर दो। तो कार्बन कार्बन सेम है, और उसके साथ जो कंबाइन एलिमेंट है उसके मास का रेशियो निकालो, वो हमेशा एक होल रेशियो में आएगा, मतलब होल नंबर में कैंसिल हो जाएगा। तो देख रहे हो कि 32 है, इसमें 16 है, कैंसिल करोगे 2:1, दिस इज ए होल नंबर। तो यही आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, कोई भी 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके मोर देन 2 कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट सेम एलिमेंट का मास अगर हम फिक्स कर दें तो जो कंबाइनिंग एलिमेंट है उसका जो रेशियो निकालेंगे वो एक सिंपल रेशियो में आता है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा हमें। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए क्वेश्चन में क्या क्या दे सकते हैं, क्या थोड़ा सा एग्जांपल देखिए हम लोग चेक कर सकते हैं क्या आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ वैलिड है कि नहीं। जैसे मान लो SO2 है, SO3 है, H2S है, और हम पूछें कि बताओ यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है, क्योंकि हमसे MCQ के क्वेश्चन छोटे मोटे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या करें, आपके पास सल्फर ने कंबाइन किया होगा ऑक्सीजन के साथ तो कंपाउंड बनाया होगा SO2 SO3, लेकिन यहाँ पर तो ये H2S नहीं बन सकता है, क्योंकि ये 2 एलिमेंट कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाएगा या तो SO2 SO3 बनाएगा, H2S तो इससे नहीं निकलने वाला है। या फिर आप सल्फर हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे तो H2S बनेगा, और एक बनाओगे जैसे मान लो कि आपने सल्फर और हाइड्रोजन को कंबाइन कर दिया तो इससे कंपाउंड तो सिर्फ H2S बनेगा, क्योंकि इससे तो ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो इसलिए तीनों कंपाउंड बने एक साथ, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम बताएं कि 2 एलिमेंट को कंबाइन करके आप मोर देन 2 कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट को कंबाइन करके ये तो कंपाउंड कभी भी बन ही नहीं सकता है। तो इसलिए इस कंडीशन में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं हो सकता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को देखो पहचानने का आसान तरीका आपके पास क्या है, आसान तरीका यही होगा कि आप चेक कर लो कि यहाँ पर 3 तरह के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पर दिख रहा है एक एलिमेंट से सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक नया एलिमेंट्स मिल गया हाइड्रोजन, इसलिए ये वैलिड नहीं हो सकता है। क्या NaCl NaBr, क्या ये 2 कंपाउंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वैलिड करते हैं? नहीं मैम। नहीं। देखो यहाँ पे सोडियम है, क्लोरीन है, और यहाँ पे एक ब्रोमीन भी है। तो हम बताएं 2 एलिमेंट को कंबाइन करके आपको मोर देन कंपाउंड बनाना है, लेकिन आप यहाँ पे 3 एलिमेंट को कंबाइन करती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर सिंपल से यही है कि 2 एलिमेंट को कंबाइन करके आप मोर देन 2 या 3 कुछ भी प्रोडक्ट बनाइए, तो उसमें एक एलिमेंट के मास को फिक्स करो तो दूसरे का रेशियो का जो है वो होल नंबर में निकलता है।
तो खैर हमें उतना बड़ा कोई नहीं पूछेगा, बस आपको सिंपल से दे सकता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहाँ वैलिड है। तो आपको बस चेक करना दोनों कंपाउंड्स के अंदर 2 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है कि नहीं। तो ये 2 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से, 3 एलिमेंट कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए ये वैलिड नहीं होगा। चलो अब हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, चलो देखो नेक्स्ट 4 नंबर। 4 नंबर हमारे पास है लॉ, सॉरी एक मिनट, हाँ रेसिप्रोकल ही नेक्स्ट है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में होता क्या, अगर मान लो कि आपके पास कोई एलिमेंट है सी और उसने 2 अलग एलिमेंट से कंबाइन किया है, सपोज इसने हाइड्रोजन से भी कंबाइन किया है, ऑक्सीजन से भी कंबाइन किया गया है। तो एक एलिमेंट कोई अदर 2 एलिमेंट से कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, करेगा ही। यहाँ पर मान लो CH4 बना सकता है और इसको करोगे तो CO2 बनाता है। और ये जो 2 एलिमेंट जिससे कार्बन अकेला कंबाइन हुआ है, ये दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे, यहाँ पर भी कुछ कंपाउंड तो बनेगा ही। तो देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर एक एलिमेंट 2 अदर एलिमेंट से कंबाइन करके 2 जो कंपाउंड जो फॉर्म कर रहा होता है यहाँ पर है। और उसमें अब यहाँ पर आपको 2 डिफरेंट एलिमेंट जो दिख रही है, जब आपस में डायरेक्टली कंबाइन हो जाएंगे तो वहां से जो फॉर्म होगा कंपाउंड, इस कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का रेशियो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 2 मास 16 मास, रेशियो निकालोगे 1:8। तो कहता है कि इसका जितना मास आएगा वो जो मास होगा, इसी मतलब हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल रहे हैं ना, तो इसका आप हाइड्रोजन निकालो, इसका ऑक्सीजन निकालो। मतलब अब यहाँ पर आप वैसी मास को अब इसमें चेक कीजिए, मतलब CH4 में से हाइड्रोजन का मास कितना कंबाइन है वो चेक करना पहले। तो यहाँ पर तो मास कितना था, 12 था, यहाँ पर 4 निकल के आएगा इसका मास। और इसमें चेक करोगे तो C है, O2 है, तो C का मास तो 12 है, ऑक्सीजन का मास यहाँ पर 32 हो जाएगा। एक का 16 होता है, सेकंड का 32। तो आप ये दोनों को आपस में कंबाइन करके देख लो, इसका मास और इसके मास को आपस में, तो 4:32। इसका 4 है, इसका 32 है। अब इसको आपस में चेक करोगे तो ये भी वही रेशियो आ गया। तो यही चीज यहाँ पर कहा जाता है कि अगर मान लो कि अगर आपके पास अगर एक एलिमेंट कोई 2 अदर एलिमेंट से कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, और ये जब एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे, वहां से जो कंपाउंड फॉर्म होगा और उसमें एलिमेंट का जो मास का रेशियो होगा वो इक्वल होगा या फिर मल्टीपल होगा। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वल आएगा, ये मल्टीपल भी हो सकता है, मतलब इसके ट्वाइस हो सकता है, थ्राइस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें वही एलिमेंट का ले लो, रेशियो ले लो और आप निकाल के चेक कर लो, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे या तो इसके मल्टीपल्स होते हैं। बस यही आपके पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस कहता है। अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस देखो किससे पूछ सकते हैं, जैसे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के लिए देखो हम ऑप्शन दे रहे हैं। जैसे आपसे हम पूछ रहे हैं क्या यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अप्लाई कर सकते हैं, SO2, एक मिनट, हाँ H2S और H2 चेक करना हमें यहाँ पे। तो किसी भी एक एलिमेंट को उठा लो, मान लो मैंने सल्फर उठा लिया यहाँ से, सल्फर वेल, सल्फर के बाद कौन कौन से एलिमेंट बच गया, एक हाइड्रोजन बच रहा है, ऑक्सीजन बच रहा है। इससे कंबाइन करेंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये तीनों में से। तो देखो S और H के बीच में कंपाउंड तो H2S ही है, S और O के साथ कंबाइन का कंपाउंड क्या है, SO2 है, और ये आपस में डायरेक्टली कंबाइन का कंपाउंड S2 है। बिल्कुल ये मिलाकर सब फॉर्म हो गया। तो ये आपके पास रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में अप्लाई किया जा सकता है। फिर देखो आपके पास एक और क्वेश्चन दे CO2, SO2, CO, क्या यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी एक एलिमेंट को उठा सकते हैं हम लोग हैं, कार्बन। अदर कौन कौन से एलिमेंट बचा आपके पास है, सल्फर, और कौन सा यहाँ पर बचा हुआ है, ऑक्सीजन। तो यहाँ वाले कंपाउंड क्या बनाओगे, CS। क्या यहाँ पर CS के कोई कंपाउंड दिख रहे हैं,
नहीं है, तो ये नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए रेसिप्रोकल अप्लाई करने के लिए आपको एक एलिमेंट को अदर रखना है और बाकी 2 एलिमेंट को यहाँ पे चेक करना है, और उसके बाद आप चेक करोगे कि जब इसका कंपाउंड बनाओगे तो कंपाउंड यहाँ से भी बनना चाहिए और यहाँ से भी बनना चाहिए। यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, लेकिन CS के बीच में कोई कंपाउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं, लास्ट हमारे पास 5वां है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आता है गैसियस वॉल्यूम के बारे में। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जिसको हम लोग एवोगाड्रोस लॉ भी बोलते हैं। एवोगाड्रोस लॉ, देखो ये एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है, तो इनका एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती है। V जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है N के, यानी इनका सिर्फ यही कहना है कि अगर आपके पास कोई भी जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स है, कोई भी गैसेस आपके पास है, उसके पास अगर गैसियस नंबर के अगर मोल्स ज्यादा होंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। मोल्स ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम ज्यादा लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा उसका, और ये सब अप्लाई होती है गैसेस के ऊपर। तो इस पे बहुत कुछ खास नहीं है, बस आप सिंपल से यही याद रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर अगर रहता है तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के। तो यही आपके पास 5 तरीके थे केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशंस का किसी भी, अगर मान लो कि गैसियस किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक कंपाउंड्स बनाने की सारी चीज को बताता है। अब जब भी एक केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो 5 ही बातों को दिमाग में रखना होता है हमारे पास है। पहली बात आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसी भी रिएक्शंस के अंदर एनर्जी कभी लॉस नहीं हो सकती है, कभी भी मास कभी लॉस नहीं हो सकता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमको ये बताता है कि कोई भी कंपाउंड आप बनाओगे तो वहां पे प्रेजेंट एलिमेंट का मास हमेशा कांस्टेंट होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक एलिमेंट कंबाइन करता है दो अलग अलग एलिमेंट से, मान लो दो एलिमेंट कंबाइन करके जो अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है, उसमें प्रेजेंट एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो किसी एक को तो उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, या होल नंबर में आ सकता है। 4 में रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और 5वां आपके पास है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये हमारा रिएक्शंस हो गया कंप्लीट। अब देखो आपको बताते हैं, ये तो आप पढ़े कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंबाइन करने के क्या तरीके हैं। अब टाइप्स ऑफ आपको रिएक्शंस बताते हैं। रिएक्शन कितने टाइप्स होते हैं? टाइप ऑफ रिएक्शन, देखो रिएक्शन भी बहुत तरीके के हो सकते हैं आपके पास। पहले स्टार्टिंग करते हैं सिंपल रिएक्शन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ यहाँ पर कंबाइन होने के ऊपर बात होगा। तो देखो हम लोग को टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर कौन कौन से रिएक्शन पढ़ना पड़ता है। एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना होता है, पहचानना होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है वो चीजें। सेकेंड हमारे पास होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हम ऐसे लिख देना शॉर्ट में। 4 हमारे पास होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और 5 हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन, इसके बारे में सब लोग नाम सुने होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और अगर बात करोगे 6 तो एक होता है आइसोमेरिक रिएक्शन। तो आओ देखते हैं इसके बारे में। ये टोटल आपके पास जो 6 लिखे हैं वो किस तरह के रिएक्शंस होंगे, कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे एक रिएक्शन के थ्रू कि कॉम्बिनेशन है कि डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल क्या है। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले बताते हैं किसे कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से क्लियर है, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा आपके पास एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड मिक्स होकर कोई सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे देखो कार्बन ऑक्सीजन सबको मालूम है कंबाइन होकर CO2 बनाता है। तो क्या लग रहा है, दो चीजें कंबाइन करके आपने एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म कर दिया। तो ये टाइप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा ये। जैसे आपने H2 को कंबाइन कर दिया O2 के साथ और क्या बना दिया, H2O बना दिया। बैलेंसिंग नहीं है, बैलेंसिंग कर सकते हो, बैलेंसिंग कोई बहुत बड़ा रोल नहीं हमारा है। तो कोई भी सिंपल चीजें बच्चे लोग जो कि कॉम्बिनेशन के थ्रू बनते हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन के थ्रू बनेगा। दो इधर या दो से आपको ज्यादा सब्सटेंस दिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वो एक सिंपल सा केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। सबसे फेमस एग्जांपल होता है मैग्नीशियम, लेके आते हो O2 से रिएक्शन कराओगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है।
मैग्नीशियम क्या होता है, एक रिबन जैसा होता है, एकदम पतला जैसा फीता होता है। उसको क्या करोगे, जैसे बर्न करोगे, उसको हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या होता है ना, वो व्हाइट लाइट के साथ खूब तेजी से जलता है। और वो लाइट कुछ इतना ज्यादा हाई होता है कि आप उसको डायरेक्टली आप आई से नहीं देख सकते हो। आई से अगर देखोगे तो मे बी आपका आईज डैमेज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब 100% है कि आपका आईज खराब ही होना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में लाइट वहां से जनरेट हो रहा होता है। तो ये आपका मैग्नीशियम रिबन का जो बर्न होना, ये इंपॉर्टेंट हो गया, केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। फिर देखो इसके बाद कॉम्बिनेशन तो हो गया, दो चीजें कंबाइन होकर सिंगल बनेंगी तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ये सब लोग देखे होंगे कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि घरों में अगर हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं, पोचाड़ा वगैरह करते हैं, तो आप लोग देखोगे कि कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या होता है, ये चूना टाइप का रहता है। और इसके अंदर हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले इसके अंदर वाटर डालते हैं। वाटर डालने के बाद उसका एक मिक्सचर बनाते हैं, और वो बन जाता है एक हार्ड मिक्सचर जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेक्ट लाइम से फेमस है। ये लाइम वाटर है, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्विक लाइम को जैसे आप वाटर के अंदर डालोगे तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही जो आप व्हाइट वॉशिंग जो करवाते हैं घरों में, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का मिक्सिंग होता है, और ये जाके दीवारों पर लगता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन आप लोग हमेशा एक चीज देखना, ऑब्जर्व करना, जैसे पेंट वगैरह होता है घरों में, तो वो बहुत शाइनिंग के साथ नहीं लगता, वो बहुत धीमा चमकता है। लेकिन आप वही चीजें जब एक दो दिन बाद देखोगे तो काफी घर में लाइट हो जाता है, मतलब काफी उस समय शाइनिंग करता रहता है वो है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो आपके पास जो दिख रहा है, जो वाटर से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, ये वास्तव में ऐसा शाइनिंग के पीछे मेन रीजन ये होता है कि हमारे घरों में तो CO2 गैसेस प्रेजेंट होंगे ही होंगे। अगर लोग होंगे नहीं तो वहां पे आदमी तो लोग होंगे ही, और हम लोग तो मालूम है कि CO2 गैस ही बाहर निकालते हैं। तो CO2 गैसेस वहां से निकलती है, और CO2 गैसेस इससे आपस में रिएक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। यही कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आपको कुछ दिन के बाद वो चीजें शाइनिंग दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि अभी उतना आपके पास हाईली शाइनिंग सरफेस नहीं है, लेकिन जैसे वो CO2 से रिएक्ट कर जाता है वहां पर है, तो कुछ टाइम के बाद धीरे 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 आपके पास सारे दीवार CO2 से रिएक्ट कर जाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि काफी आपके पास कुछ समय के बाद देखोगे तो काफी ज्यादा व्हाइट वगैरह दिखेगा कुछ समय के बाद। लेकिन और CO2 के प्रेजेंस होने की वजह से भी आप देखोगे कि बहुत सारे आपके पास जो कंपाउंड, जैसे लाइम वाटर है, तो लाइम वाटर के पास आप उसमें यहाँ पे देख रहे हो कि लाइम वाटर से हम लोग बना दिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एक रिएक्शन होता है, एक मिनट रुकिए, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आप लगातार अगर CO2 गैस अगर उसके अंदर क्या बोले लाइम वाटर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये लाइम जो आपके पास वाटर होता है, इसके अंदर कोई खास कलर नहीं है, मतलब ये कलरलेस ही होता है। लेकिन आप जैसे ही इसके अंदर CO2 गैस डालोगे, ये CO2 गैस आने के बाद इसके अंदर ये क्या होता है कि ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाइट कलर का क्या बनाता है, तो यही कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी दिया जाता है कि आपके पास लाइम वाटर का कलर व्हाइट हो जाता है, किसकी फॉर्मेशन की वजह से होता है, तो यही CO2 गैस पास करने की फॉर्मेशन की वजह से होता है, जैसे पास करते हैं। अच्छा एक मिनट, मिस्टेक बोलती है, ये लाइम वाटर नहीं है, क्विक लाइम है, लाइम वाटर ये होता है। तो यही कुछ समय के बाद क्या होता है, CO2 गैसेस पास करने के बाद ये होता है क्या, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो लाइम वाटर का व्हाइट में कन्वर्ट होना वो CO2 की वजह से होता है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है दूसरा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो नाम से ही लग रहा है डीकम्पोज करना है, मतलब डीकम्पोज का मतलब होता है कि ब्रेकिंग करना है किसी चीज का। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन मतलब आपने दो चीजें कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है एक सब्सटेंस लोगे और वो क्या होता है, वो खुद डीकम्पोज होके ब्रेक होके अदर सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल सबको पता है, CaCO3 को अगर आप हीट करेंगे तो ये टूट जाता है, CaCO2। एक सब्सटेंस दो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो गया तो ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का यही मतलब होता है, एक सब्सटेंस अगर दो अलग अलग सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है तो वो डीकम्पोजिशन। और ये डी जो आपके पास कंपोजिशन है वो तीन तरीके से करवाया जा सकता है।
हो सकता है कि आप इसको ब्रेक करने के लिए आप इसको हीट भी दे रहे होंगे, जैसे अभी तो आपने हीट ही दिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है हमेशा हीट ही की जरूरत पड़े, आप इसको लाइट के साथ भी रिएक्शंस करा सकते हो। लाइट भी अगर नहीं पड़े तो आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी इस रिएक्शन को करा सकते हैं। हीट के प्रेजेंस में अगर आपने काम दिया तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आपने ये चीजें हीट के प्रेजेंस में करवाई होंगी तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब ही होता है हीट। लाइट के प्रेजेंस में कराओगे तो इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब जो चीजें लाइट के प्रेजेंस में करवाई जा रही होंगी। और इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सबको मालूम है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी देके अगर आप किसी चीज को ब्रेक करा रहे हो तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस है। हीट देके आप ब्रेक करा रहे हैं, थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। लाइट के प्रेजेंस में कराओगे तो वो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो सिंपल सा, ये आपके पास किस टाइप के एग्जाम्पल होंगे? तो मैंने हीट दिया है तो ये टाइप होंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। एक और आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। NaCl हाँ, हीट बोलो बोलो। NaCl एन से मतलब नहीं समझ में आया। जो हीट देके रिएक्शन को कराएंगे ना वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। और लाइट के प्रेजेंस में अगर वो रिएक्शन होगी तो उसको बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल हम तीनों का दे रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ करा रहे हो, जैसे आप लोग देखो वाटर लेते हैं और वाटर में आप लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जैसे सप्लाई करते हैं तो वो H2 गैस और O2 गैस में ब्रेक हो जाता है। तो वहां पर आप जो देते हैं इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ पे देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका ये जो रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर का ब्रेक हो जाना इलेक्ट्रोलाइसिस ही कहलाता है। अब एक लाइट के भी प्रेजेंस में रिएक्शन को देख लिया जाए तो AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये व्हाइट, सिल्वर तो व्हाइट ही तरह का दिखता है। अब जैसे इसको क्या करोगे ना, लाइट में छोड़ दोगे कुछ समय के लिए, छत पे रख दोगे मान लो, तो ये डिकम्पोज हो जाता है। ये सिल्वर और क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये पहले व्हाइट तरह का दिखेगा, अब ये ग्रेइश व्हाइट हो जाता है, ग्रेइश व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शंस आपको जो दिख रही है, ये एक लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रही है, लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो इट इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन एंड आप लाइट के प्रेजेंस में किए हो तो फोटोकेमिकल रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। और ज्यादातर आप याद रखें कि फोटोग्राफी प्लेट वगैरह पे हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड्स का ही यूज करते हैं। सिर्फ आपके जो फोटोग्राफी प्लेट होता है उसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड लगी रहती है, और आप जैसे ही उसके ऊपर लाइट पास करते हैं तो लाइट की इतनी ज्यादा हाई एनर्जी होती है कि उसके पास वहां से ब्रोमीन निकल जाता है बाहर, और आपका ग्रे कलर का फोटोग्राफी प्लेट पे मतलब आपका पेपर इमेज बन जाता है। तो कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो फोटोग्राफी प्लेट वगैरह होता है उसके ऊपर किस तरह के पेंट वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो याद रखना, उसमें हम लोग यूज करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड यूज करते हैं। और हमारे देखो एक चीज और, हमारे डेली लाइफ में जो हम लोग डाइजेशन हमारे जो बॉडी के अंदर हो रहा है, जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं उसके अंदर वो जो डाइजेशन हो रहा है वो किस तरह के एग्जाम्पल में आते हैं, तो वो भी आपके पास एक डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल में आते हैं। यानी कि जो डाइजेशन ऑफ जो फूड होता है इन एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसे वो डिकम्पोज, क्योंकि हम लोग जो खा रहे होते हैं तो हम लोग एक बड़ा सा पीस खा रहे होते हैं, आप उसको चबा 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 के क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये सब चीजें जैसे एक बड़े सब्सटेंस को एक सिंपलर सब्सटेंसेस में बताएं कि ब्रेक कर रहे होगे, तो वो भी एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बाद हम लोग देखते हैं थर्ड रिएक्शन जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइम टाइम ज्यादा हो रहा है, एक मिनट। देखो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट बच्चे लोग नेम से ही क्लियर है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। डिस्प्लेसमेंट किसको करेंगे हम लोग, तो एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स होगा जो कि लो रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे मान लो कि आपके पास कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। और अगर आपने इसके अंदर अगर कहीं गलती से जिंक के मेटल को डाल दिया, जिंक के मेटल को डाल दो, आयरन के मेटल को डाल दो, तो ये क्या कर देगा आपके पास, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसलिए जेडन सल्फेट आपके पास बन जाता है और सीओ बाहर। तो देखने से ही लग रहा है ना साफ साफ यहाँ पे क्या है, ZnSO4 बन गया। मतलब ये मेटल ने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो नाम भी पड़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
सिंगल मेटल ने इसको डिस्प्लेस किया, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आपको याद रखना पड़ता है रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला मेटल्स इससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, और वो पता करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप में कौन रखा गया है, सबसे ऊपर देखोगे तो ऐसे तो आपको जरूरत जितना पड़ रहा है उतना ही बता दे रहे हैं। सबसे ऊपर ऐसे तो पोटेशियम है, हालांकि पोटेशियम से ऊपर मेटल्स आपके पास हैं, सेजियम भी होते हैं, इससे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, हाईली रिएक्टिव्स होते हैं। फ्रांसियम लगे तो कहीं ज्यादा, इससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो पोटेशियम याद रखना, इसको हम शॉर्ट में बता दे रहे कैसे याद रखे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्लीज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद रखे हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। ए मतलब एल्यूमिनियम, जेडन मतलब जिंक, फिर आयरन, फिर उसके बाद तुम लोग प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट जेब्रा, आई लिथियम, फिर हर मतलब हाइड्रोजन, फिर उसके बाद तुम्हारे पास सबसे लास्ट में नीचे आता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये चीजें होती है, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, इससे कम रिएक्टिव, इससे और कम रिएक्टिव, ऐसे धीरे धीरे बढ़ोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज कम होगी। मतलब कि हाइड्रोजन की जो नीचे वाला वो तो ज्यादा कम रिएक्टिव होता है। गोल्ड आपको पता ही है रिएक्ट करता ही नहीं है, वो किसी से भी जल्दी रिएक्शन करने के लिए तैयार नहीं, वो नेचर में फ्री स्टेट में मिलता है, किस रिएक्शन के वो फॉर्म में नहीं मिलता है। सिल्वर को भी आपको पता होना चाहिए, भी किसी रिएक्ट नहीं करता है। कॉपर भी कम रिएक्टिव है। हाइड्रोजन के नीचे वाले बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है, इसके ऊपर वाले थोड़े रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं पोटेशियम है। तो अगर ये वाले मेटल्स मान लो इसमें से कोई भी मेटल्स अगर यहाँ मिल जाए और बाकी यहाँ वाला जो नीचे वाला मिल जाए तो आसानी से इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट चेक कहाँ से करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद रखें, तो ट्रिक है ही हमारे मैम पास। फिर से ट्रिक बोलिए। ये ट्रिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, कुछ ऐसी ही है। फिर आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गॉड। देखो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग याद भी रख सकते हैं। प्लीज स्टॉप, क्योंकि इसको याद रखना ना ऐसे डायरेक्टली याद रखना मुश्किल है, हम लोग भी ऐसे याद रखते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा। आई मतलब यहाँ पे आयरन से हो गया। आई लाइक हर कॉलिंग। स्मार्ट मतलब यहाँ पे सिल्वर से है, क्योंकि एस आ रहा है ना सिल्वर। गोट, गोल्ड को गोट हम लोग कर रहे हैं, ऐसे ही मतलब थोड़ा सा याद रखने के लिए कुछ कुछ ट्रिक रहता है। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गॉड। तो ये जो भी आपके पास जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जो सबसे टॉप में आ रहे होंगे वो क्या होते हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव है, और जो सबसे डाउन में दिख रहे हैं वो सब कम रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहचानने का आसान तरीका होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा आप चेक कर लेना कि जो सिंगल मेटल्स है वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी जाके इसको डिस्प्लेस कर। अब इसे मान लो कि मैंने जिंक को हटा के अगर इसके बदले में मैंने अगर ले लिया सिल्वर ले लिया या गोल्ड ले लिया, तब तो सिल्वर या गोल्ड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि कॉपर ऊपर है सिल्वर नीचे है। तो यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर पाता है, और एक और होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहीं पर देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में बच्चे लोग एक डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा, दूसरा भी उसको कर रहा होगा, मतलब दूसरा हो रहा होगा, ऐसे बोल दो। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लिया जाए, सबसे सिंपल एग्जांपल, फेमस एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड, और इसमें आप डाल दो सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, ये सब एक्वस के फॉर्म में रहता है। तो जैसे ही सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के अंदर आप डाल दीजिएगा तो बनता है BaSO4, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट पीपीटी, और साथ में क्या निकलता है 2NaCl। तो देखो थोड़ा रिएक्शन को ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो क्या लग रहा है, पहले यहाँ पर SO4 के साथ Na था, SO4 के साथ Ba दिख रहा है, Ba के साथ Cl2 था, और अब Ba के साथ SO4 दिख रहा है। मतलब दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया है। सोडियम डिस्प्लेस कर दिया होगा बैरियम को, तो यहाँ पे चला गया NaCl, बैरियम चला गया SO4 के पास, तो दोनों तरह का डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। तो जब दोनों तरह के डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं।
अब लास्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करवा देंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को। देखो बच्चे लोग, ऑक्सीडेशंस क्या होता है, ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशंस का सिंपल सा मीनिंग होता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब है कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी किसी भी रिएक्शन के थ्रू अगर आपने ऑक्सीजन को ऐड किया है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, या फिर किसी भी रिएक्शन के थ्रू आपने रिमूवल किया है इसको, हाइड्रोजन को, तो हम लोग बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन। हालांकि बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन हमें उतना ज्यादा हार्ड केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ना, सिंपल सा जितनी जरूरत होती है आपको हम बता देते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि सिंपल सा एडिशन वगैरह कहीं रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का अगर ऐड हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन को निकाल देना भी ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन का मतलब है सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप बोल दें, मतलब जस्ट अपोजिट। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना और रिमूव कर देना किसको, तो ऑक्सीजन को। और एक होता है रेडॉक्स रिएक्शन, इसी के अंदर रेडॉक्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों ही हो रहा हो, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक एग्जांपल देके आपको हम क्लियर करवा दे रहे हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास एक रिएक्शन लिखा हुआ है और इस रिएक्शन में आपसे पूछ लिया गया कि बताओ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो दोनों को ऑब्जर्व, हाँ बोलो। ये इसमें हम रिडक्स रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में ऑक्सीडेशन हुआ था लेकिन हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ था। उल्टा हो गया सर, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, रिडक्शन मैम, हाइड्रोजन का रिडक्शन, हाइड्रोजन का क्योंकि ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपके पास आता है, रिडक्शन हो जाता है। और H2 में पहले से कोई ऑक्सीजन नहीं था, उधर राइट साइड देख रहे हैं जुट गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और इस रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही हैं, तो सिंपल सा ये ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाएगा। और सेम आपके पास आइसोमेरिक रिएक्शंस क्या होगा बच्चे लोग, आइसोमेरिक रिएक्शन क्या होता है ना कि आइसोमर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। यहाँ पर जो कंपाउंड्स होगा और यहाँ पर जो कंपाउंड्स होगा वो दोनों ही कंपाउंड सेम रहेंगे, बस मॉलिक्यूलर सॉरी कंपाउंड नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। अंतर उसमें क्या रहेगा, अंतर आपके पास रहेगा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, हम लोग जब सबसे पहला जब यूरिया कंपाउंड जब डिस्कवर किए थे तो वो अमोनियम साइनेट से ही किए थे। अमोनियम साइनेट NH4CN होता है, तो अमोनियम साइनेट से ये हम लोग डिकम्पोज करके कन्वर्ट किए थे। तो ये जो डिकम्पोज करके लाए थे जो यूरिया, तो ये एक्चुअली में कोई नया रिएक्शंस नहीं था, यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम था, वहां पर भी फॉर्मूला सेम था, बस डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था कि अब यहाँ पर साइनो ग्रुप था, साइनेट ग्रुप था, यहाँ पर कीटोन ग्रुप आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंजिंग ना हो, सिर्फ चेंजिंग किसका हो, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में चेंजिंग हो जाए, तो वो एक आइसोमेरिक रिएक्शन होगा। आइसोमर्स के बारे में भी हम आगे क्लास में बात करेंगे, आज बस यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू मैम। वेलकम बच्चे।